ईरान अगर लड़ रहा है वो अपने देश के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अमेरिका जो लड़ रहा है उसका कॉज बहुत अलग है, उसका कॉज इकोनॉमिक है। अब हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, यूनाइटेड स्टेट्स जो है कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने का। सेना का काम होता है अपने देश को प्रोटेक्ट करना, ना कि बिना वजह दूसरे पे अटैक कर देना। देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, रशिया ने अभी भी अपने वो वेपन्स नहीं निकाले हैं जिससे वो इस वॉर को बहुत आसानी से खत्म कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पुतिन बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं। मुझे लगता है भारत की डिप्लोमेसी इज अ मास्टर क्लास इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो मैम, क्या महिलाएं युद्ध में जाती हैं? आपने किसी युद्ध में पार्टिसिपेट किया है क्या? कारगिल का युद्ध देखिए 1999 में हुआ था। अब की अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, अब युद्ध एआई से, ड्रोन से लड़ा जा रहा है। जैसे कि हर देश एक दूसरे से लड़ ही रहा है, तो इस तरह की अराजकता फैल रही है विश्व के अंदर। तो आपको लगता है कि मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला सीन कुछ बनेगा आगे फ्यूचर में? लेकिन हाँ, जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व को परेशानी पे ला दिया है, जिस तरह का संकट आपने पूरे विश्व में क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर होता हुआ मुझे जरूर दिख रहा है। लीडरशिप सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ी जाती, उसे मैदान जंग में टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, इंडियन आर्मी की एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, जिन्होंने 23 साल देश की सेवा की और अपनी लीडरशिप को बैटलफील्ड पर प्रूव किया। फौज से शुरू हुई उनकी जर्नी आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक पहुंच चुकी है, जहां वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और नेशनल टीवी पैनलिस्ट के रूप में लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आर्मी लाइफ की रियलिटी, बैटल टेस्टेड लीडरशिप, विमेन इन यूनिफॉर्म के चैलेंजेस, मॉडर्न वॉरफेयर और जियोपॉलिटिक्स के इम्पैक्ट पर। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं रहने वाला, एक पावरफुल कॉन्वर्सेशन होने वाली है। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैम, आप टीवी पे हमेशा दिखते हैं और बहुत टॉक शोज में आप हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे भी आते हैं। आप जियोपॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो जो आज का सिनेरियो है, जो वॉर चल रहे हैं, तो दुनिया किस दिशा में जा रही है आपके हिसाब से? पहले हमने देखा था कि विश्व दो खेमे में बटा था कोल्ड वॉर के बाद में, लेकिन धीरे धीरे अब हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने का। नो डाउट यूनाइटेड स्टेट्स एक सुप्रीम पावर है, लेकिन चाइना भी एक सुपर पावर है, रशिया भी एक सुपर पावर है। कहीं ना कहीं एक कोशिश हो रही है कि आप हर चीज़ को वेपनाइज करें। पहले होता था कि जिसके पास गोला बारूद है वो पावरफुल है। अब जो विश्व में मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, हमने देखा किस तरीके से टैरिफ को वेपनाइज किया गया। जो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है वो भी पावरफुल है, जो ड्रोन्स को यूज़ कर सकता है वो भी पावरफुल है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अक्टूबर 2020 में एक अटैक हुआ था बॉम्बे के पावर ग्रिड पे। और उस पावर ग्रिड पे अटैक होने की वजह से आपकी जो लोकल ट्रेन है वो बंद हो गई थी, आपका बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया था, आपके हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केयर बंद हो गई थी, जनरेटर्स आपको ऑन करने पड़े थे। और उसका जो बाद में पता चला था कि वो चाइना ने अटैक किया था, चाइना का एक ग्रुप था, साइबर ग्रुप, जिसने अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं चाइना बिना एक भी सैनिक ज़मीन पे उतारे किस तरीके से आपकी जो इकोनॉमिक कैपिटल है, आपका बॉम्बे जो है, जहाँ से सारा आपका बिजनेस होता है, उस बिजनेस कैपिटल को पंगु बना सकता है। उसके बाद हमने देखा जब गलवान हुआ था, उसके बाद भी चाइना की तरफ से कई सारे जो साइबर अटैक्स हुए थे लद्दाख की जो पावर सिस्टम है उसको पंगु बनाने के लिए। सेम अगर हम ईरान की बात करें तो यूएस और इजराइल ने जो इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसमें स्टुंटुक करके एक अटैक किया था, वही अगेन साइबर अटैक था। और ईरान ने भी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के पास में इनके जो डैम्स हैं उनमें सेंध लगा ली थी, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स के, आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स जो अमेरिका की है उसके अंडर में थे। तो अब जो
वेपनाइजेशन हो रहा है वो बहुत जगह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉर्मूज की बात करें तो हॉर्मूज से पूरे विश्व का 20% ऑयल पास होता है। ईरान को पता था कि मैं जैसे ये नस दबाऊंगा तो पूरा विश्व परेशान होगा, और उसने बहुत क्लियरली कहा है कि ये मैंने सिर्फ उनके लिए बंद की है जो हमारे दोस्त नहीं हैं। जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए अभी भी खुली हुई है, क्योंकि उसको पता है कि अगर विश्व में 20% बैरल गायब हो गई तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? इट इज नॉट अबाउट ऑयल, एलएनजी, एलपीजी। भारत में मोरबी जैसी जगह में 600 सिरेमिक की यूनिट्स हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। बिना गैस के वो प्लांट्स बंद हो जाएंगे। इससे खाद बनती है। अगर खाद महंगी होती है या खाद नहीं आती है, आपके देश में भोजन का संकट शुरू हो जाएगा। रसोई तो महंगी होगी ही, लेकिन जब लोगों को बेरोजगारी की तरफ ढकेल दिया जाएगा तो समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो अब मुझे लगता है कि जितना विजडम है, इतनी आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास ज्ञान है, आपने क्यों उस एनरिच्ड यूरेनियम को एटम बम में बनाना है जिससे आप लोगों को मार सको? आप अगर उसको कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये मैं ईरान के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर एक उस देश के लिए कह रही हूँ जिसने चाहे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए या जो दूसरों को हमेशा थ्रेटन करते हैं। देखिए, ये डेटरेंस था, सही बात, लेकिन डेटरेंस के अलावा आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता की तरफ पूरा विश्व जा रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको मार के या आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, आपके देश में भुखमरी फैला के मैं किस पे राज करना चाहता हूँ? तो आप क्या रेगिस्तानों में राज करना चाहते हैं जहाँ लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा? सेना का काम होता है अपने देश को प्रोटेक्ट करना, ना कि बिना वजह दूसरे पे अटैक कर देना। तो मुझे लगता है भारत जैसा देश जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, वो कभी दूसरों पे कब्जा करने की, दूसरों को परेशान करने की बात नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विश्व कहीं भी जा रहा हो, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सनातनी वैल्यूज़ हैं, हमारे यहाँ हम बहुत वैल्यू बेस्ड चीज़ें करते हैं, तो भारत सुरक्षित है। हमारे चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हों, चाहे हमारे अब हवलदार CQMH अब्दुल हमीद रहे हों, चाहे हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ रहे हों, हर किसी ने भारत को, सेना को स्पेशली मजबूत करने में बहुत काम दिया है। विश्व में जो ये चीज़ें हो रही हैं, नो डाउट ये बहुत डिस्टर्बिंग है, और इसके परिणाम न सिर्फ खाड़ी देशों में है, बल्कि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग इज रिलेटेड। भारत ने 5,000 टन बांग्लादेश को डीजल दिया है, तो क्योंकि हमने प्लानिंग अपनी की थी तो इसलिए हम ऐसा कर पाए। लेकिन अब हम पाकिस्तान को देखें तो उन्होंने तो उनके ईद का फेस्टिवल जो है वो भी शायद ठीक से ना मन पाए, क्योंकि वो प्रति बाइक सिर्फ 2 लीटर तेल दे रहे हैं, और वो भी 330 रुपये पाकिस्तानी रुपए की कीमत पे है। तो हमारे यहाँ कम से कम इस तरह की महंगाई नहीं आई है। अदरवाइज ईरान का पूरा प्लान है कि वो इस संकट को पूरे विश्व के लिए आर्थिक संकट बनाएगा, क्योंकि अगर आपने उनके माइट को चैलेंज किया है, जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है। तो मैम, जैसे कि हर देश एक दूसरे से लड़ ही रहा है, तो इस तरह की अराजकता फैल रही है विश्व के अंदर, तो आपको लगता है कि मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर वाला सीन कुछ बनेगा आगे फ्यूचर में? अराजकता होना, सिविल वॉर होना और वर्ल्ड वॉर होना, तीनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। 3rd वर्ल्ड वॉर आप इसको तब कहेंगे जब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इस वॉर में खून खराबा हो, जो मुझे नहीं दिखता है। हाँ, इसमें डिफरेंट थिएटर्स रहेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था, उसमें रशिया की एक बहुत क्लियर रेड लाइन थी कि नाटो मेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। क्योंकि जेलेंस्की ने नाटो के साथ दोस्ती करनी चाहिए, तो रशिया ने उस पर चढ़ाई कर दी। अब ये युद्ध लगभग 5 साल हो गए हैं, लंबा चल गया।
ट्रू। तो कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। युद्ध लड़ने के लिए आपको वेपन सिस्टम्स भी चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी चाहिए, जो शायद इस समय यूक्रेन और रशिया स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो व्यापार था, जो ऊर्जा वो पूरी दुनिया को देते थे, वो खत्म हो गई। आप यूक्रेन की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारा सूरजमुखी और बहुत सारे खाद्यान्न पैदा होते थे जो वो बाहर देते थे, वो बिजनेस बंद पड़े हुए हैं। तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं अगर आप युद्ध में रहें। उसके अलावा अमेरिका ने बहुत क्लियरली यूरोपियन कंट्रीज को कह दिया था कि भाई आप मुफ्त का खाना खाते हो, आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हो। वो नाराज हैं। फिर अमेरिका ने बात कर दी ग्रीनलैंड की, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज उसके अगेंस्ट हो गए। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पे बेसिस नहीं है, उसका पैसिफिक बेस है। यहाँ तक कि डेनमार्क ने उसको बहुत क्लियरली मना किया था बहुत साल पहले, लगभग आज से 50 साल पहले, लेकिन अमेरिका नहीं माना था। उसका एक प्लेन क्रैश हुआ था जो गार्जियन में पब्लिश भी हुआ था, और उसमें वो 4 एटॉमिक बॉम्ब लेके जा रहे थे और वो आज तक नहीं मिले हैं। सो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं अराजकता की, तो अराजकता विश्व में रहती है। सिविल वॉर्स बहुत सारी कंट्रीज हैं जो फेस कर रही हैं। आप सोमालिया की बात कर लीजिए, पाकिस्तान, आप लीबिया की बात कर लीजिए। पाकिस्तान में सिविल वॉर नहीं है लेकिन अराजकता है, सिचुएशन बनी। हाँ, वहाँ अराजकता है। सिविल वॉर होता है जब आपकी अपनी एथनिसिटी के लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, उस तरह से होता है। जहाँ तक तृतीय विश्व युद्ध की बात है तो कंट्रीज आर वेरी स्मार्ट। अमेरिका से उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम आपका सहयोग नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि वो ईरान की मिसाइलों से डर गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ड्रोन से डर गए हैं, या उनको ये लगता है कि ईरान हम पे हमला कर देगा। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ गए हैं कि वॉर कोई सल्यूशन नहीं है। वॉर अगर आप उतरते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो गया है। अगर आप डिप्लोमेटिकली किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं तो आपको डिप्लोमेटिक सल्यूशन निकालना चाहिए, और हर बुद्धिमान देश वही करता है। भारत इस समय क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री जी इजराइल जाके आए, जहां उन्होंने उनकी नेसेट को एड्रेस भी किया। अब भारत के एलपीजी लेके 2 टैंकर्स वापस आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एक मुंद्रा पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, एक कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। शिवालिक पहुंच चुका है, नंदा देवी कल पहुंच जाएगा। तो भारत जैसी कूटनीति होना, जब आपके पास इतने पावरफुल डिप्लोमेसी है, आपको वॉर में उतरने की जरूरत ही नहीं है। सो आई थिंक वी नीड टू टेक अ लुक एट आवर डिप्लोमेसी रादर देन जस्ट मिसाइल्स एंड अदर वेपन्स। लेकिन एक देश को मजबूत दिखाने के लिए उसके पास मिसाइल्स का होना, उसके पास अच्छे एआई सिस्टम का होना, उसके पास डेटा होना, उसके पास ड्रोन्स होना, उसकी इकोनॉमी का स्ट्रांग होना, उसका युवा का देश के प्रति समर्पित होना, उसके खाद्यान्न की सिक्योरिटी होना, हर एक चीज़ ज़रूरी है। तभी आप अपने आप को एक मजबूत देश कह पाएंगे, और इस तरह के जो संकट आ रहे हैं, जो सबको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, उससे दूर रह पाएंगे। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि कहीं ना कहीं सब कंट्रीज स्मार्ट हो गए हैं, सबको पता है कि अगर हम वॉर में उतरेंगे तो कई साल हम पीछे हो जाएंगे हर तरह से। तो हर कोई समझता है कि वॉर में उतरना आसान होता है, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। रशिया और यूक्रेन का हम देख रहे हैं, तो सही बात है, सबको समझ आ गया कि कोई इसका फ़ायदा नहीं है। देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, रशिया ने अभी भी अपने वो वेपन्स नहीं निकाले हैं जिससे वो इस वॉर को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पुतिन बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं। आप अगर चाइना को देखें तो चाइना भी ये पूरा जो चक्रव्यूह है उसमें पीछे खड़ा हुआ है। वो अपनी बाइडू सैटेलाइट से ईरान को पिन पॉइंट लोकेशन दे रहा है, लेकिन वो उलझ नहीं रहा है। जबकि हम अगर देखें तो जो अमेरिका है, ये पूरा गेम चाइना को ख़त्म करने के लिए कर रहा है, चाइना की पावर को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता उसकी डॉलर हेजिमनी टूटे, क्योंकि पूरे विश्व में जो व्यापार होता है वो डॉलर से होता है, स्पेशली आपका अगर पेट्रोल का है। उसको पता है कि अमेरिका में खुद अपना तेल होता है और चाइना में भी
तेल निकलता है, लेकिन ये देश इतने स्मार्ट हैं कि ये अपने तेल को खर्च ही नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों से लेके रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये रिसोर्स कभी भी खत्म हो जाएंगे। सही बात है। ओके, एंड ये जो चीज़ें हैं, चाइना हमारे साथ भी अगर देखें तो वो सलामी स्लाइसिंग करता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि वो अटैक करके देखता है कि बिना बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे किस तरीके से स्मार्टली आप इंटरफियर कर सकते हैं किसी देश के अंदर। सो आपको ये चूज करना है कि आप कौन सा वॉर लड़ना चाहते हैं। अमेरिका ने, स्पेशली ट्रंप ने, इकोनॉमी को वेपनाइज किया था, टैरिफ्स को वेपनाइज किया था, सैंक्शंस को वेपनाइज किया था। लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आई कि ईरान देश जैसा देश जिसमें 12,000 से ज़्यादा सैंक्शंस वो लगा चुके हैं, उसके बावजूद वो घुटने नहीं टेक रहा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने वहाँ पर, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं की थी, उनकी मिसकैलकुलेशन हुई है, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। लेकिन जब आप युद्ध में उतरते हैं तो आपको वेपन से ज़्यादा बंदे का जज्बा देखना चाहिए। ईरान अगर लड़ रहा है वो अपने देश के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अमेरिका जो लड़ रहा है उसका कॉज बहुत अलग है, उसका कॉज इकोनॉमिक है। सही बात है। तो जब बात आपके अस्तित्व पे आती है तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वो मरते दम तक लड़ेंगे। एंड कहीं ना कहीं जो कौम लड़ना जानती है वो बार बार उठना भी जानती है। वेरी ट्रू। सो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दिस वॉर विल डेफिनेटली कम टू एन एंड विद डिप्लोमेसी, बिकॉज बैक चैनल बातें चल रही हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा वो कहना मुश्किल है, कितना नुकसान होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी फॉग ऑफ वॉर है, खबरें सही नहीं आ रही हैं, हर जगह प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो आई थिंक कुछ समय के बाद जब आकलन शुरू होगा कितना नुकसान हुआ है, तो जो अमेरिका ने अटैक किया था वो रिग्रेट डेफिनेटली करेगा। ट्रू। अमेरिका हर जगह अपनी दादागिरी दिखाता है, हमारे ऊपर भी इसने बहुत सैंक्शन लगाए कहीं ना कहीं हमें दबाने के लिए, तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? मुझे लगता है भारत की डिप्लोमेसी इज़ अ मास्टर क्लास इन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। उन्होंने जितने मर्जी सैंक्शंस लगाए, अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको रोल बैक करना पड़ा। भारत की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक शब्द होता है जो पॉडकास्ट पे कहना सही होगा या नहीं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि मूर्ख की गाली हंस के टाली। भारत ने एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई भारत की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे ये लगे कि भारत बौखला गया है। हम बहुत संयमित रहे। हमने अमेरिका के अलावा पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ में अपना बाजार खोल दिया, और उसके अलावा अमेरिका को अब ये चीज़ शायद समझ में आ रही है, और ये चीज़ जेलेंस्की ने उनसे बहुत पहले कही थी कि शायद जब आपको सबकी ज़रूरत होगी और तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, तो उन्होंने हंस के ये बात टाल दी थी। देखिए, ये ग्लोबल विलेज है, सही बात है। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, कोई सेवाएं देने के लिए, कोई आपको सम्मान देने के लिए। और जहाँ तक भारत की बात है तो 140 करोड़ का ये जो मार्केट है, ये आपसे कंज्यूम भी करेगा और आपको प्रोड्यूस करके भी देगा। तो इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है वो मुझे लगता है कि अमेरिका की दादागिरी से दबने वाली नहीं है। हाँ, अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर है, नो डाउट। अमेरिका के पास सबसे अच्छे वेपन है, नो डाउट। अमेरिकन जो हैं पूरे विश्व में तेल को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उससे भी बड़ी बात है, अमेरिका फॉलो करता है मुनरो डॉक्ट्रिन, जो बहुत क्लियर है कि उसको किस तरीके से अपने आसपास के क्षेत्र को बचाना है, अपने वर्चस्व को कैसे कम नहीं होने देना है, और किस तरीके से चाइना रशिया को उधर नज़दीक नहीं आने दे रहा है। तो ट्रंप उस चीज़ को फॉलो करते हैं। उसके अलावा जैसा कि अमेरिका का एक ट्रेट है, जो मैं ट्रेट्स की बात करती हूँ, कि वो अपने आप को डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड से सुपीरियर समझते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जो अमेरिका को जिन लोगों ने स्ट्रांग बनाया है वो अमेरिका के बाशिंदे नहीं थे, वो कहीं ना कहीं से आए हैं। अमेरिका में तो रेड इंडियन बसते थे ना। सही बात है। तो हर कोई अगर वहाँ पे आया है, उसने अगर उस देश को स्ट्रांग और पावरफुल बनाया है, तो वो लोग जिन देशों से आते हैं उनका भी तो कोई ना कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड है। एब्सोल्युटली। और
अब इस समय में आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, आप भले ही सर्विसेज देते हो, भले ही आप प्रोडक्ट बेचते हो, अगर उसका मार्केट ही ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या सामान बेचेंगे? सही बात है, किसको सर्विस दोगे आप? किसको सर्विस दोगे? तो उनको पीछे जाना पड़ा, उनको हमें ये भी बोलना पड़ा कि आप रशिया से तेल खरीदिए, उनको हमें ये भी बोलना पड़ा कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदिए। तो हर चीज़ वो रोल बैक कर देते हैं। दैट इज़ वाई दे से ना, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट टैको। वो मजाक नहीं है। आप एक विश्व के इतने शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। आपके निर्णय ऐसे होने चाहिए जो आपके देश को आगे ले जाएं और उसके गौरव को बढ़ाएं, ना कि आपकी वजह से पूरे विश्व को आप एक ऐसे संकट में डाल दें कि जिससे ना सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो, वियतनाम जैसी कंट्रीज वो सफ़र कर रही हैं, बांग्लादेश जैसी कंट्री सफ़र कर रही है, श्रीलंका जैसी कंट्री सफ़र कर रही है। आपकी कुछ गलत निर्णय अगर पूरे विश्व को संकट में डाल दें तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ट्रू। तो मैम मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है जो सुपर पावर है उसकी वो कुर्सी खतरे में है, मुझे लगता है इसीलिए वो बौखलाया रहता है। तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब क्या है इसका रीज़न? देखिए, अमेरिका की कुर्सी खतरे में है ये कहना शायद सही नहीं होगा। नो डाउट जो चाइना है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो चाइना का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो बहुत अलग है। अमेरिका का जो एक बड़ी डेमोक्रेसी वो है, उसका गवर्नेंस का सिस्टम बहुत अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिसीज़ ऐसी थी कि वो विश्व में बहुत स्ट्रांग बन जाए, और काफ़ी सारी चीज़ें करके उसने रशिया को तो हाशिए पे ला दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो चाहता है कि विश्व में जो देश हैं वो युद्ध में उलझे रहें, क्योंकि उनका मेजर जो काम है वो वेपन्स का है। तो कहीं ना कहीं युद्ध चलेगा तो वो अपने हथियार बेच पाएंगे। प्लस जैसा मैंने कहा कि ऑयल की बात है, उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए अपना सोलर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। चाइना ने बहुत सारे ऑयल की स्टॉकिंग अपने पास की है और चाइना मास प्रोडक्शन कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल अमेरिका की कुर्सी खतरे में तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व को परेशानी पे ला दिया है, जिस तरह का संकट आपने पूरे विश्व में क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका कमज़ोर होता हुआ मुझे ज़रूर दिख रहा है। क्योंकि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ आपके साथ नहीं जुड़ना चाह रही हैं, अगर आपसे आपके जो दोस्त जिनको आप कहते हैं पुतिन, वो नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, किम जोंग अपनी तरफ से धमकी दे रहे हैं, चाइना आप जो करना चाह रहे हैं उसको वीटो कर रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आर यू रियली अ सुपर पावर? मैम जिस तरह के हालात बने हुए हैं आजकल, वॉर सिचुएशंस चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दुनिया रिसेशन की तरफ चल रहा है। तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? विश्व जो है रिसेशन से ज़्यादा स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि एक तो आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जैसे आपके पास नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, अगर नौकरियां ख़त्म हो गई तो कहीं ना कहीं आप एक उस स्तर पे आ गए हैं, आपको लोगों को काम से निकालना पड़ा, लेकिन वो लोग कुछ खरीदने की हालत में भी नहीं है। भारत इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तरक्की कर रहा है, और जिस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारे बाज़ार पे ज़रूर कुछ असर पड़ रहा है, लेकिन इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक तो हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, दूसरा हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि हमने देखिए कोविड में भी बहुत लंबे समय तक इस मार को झेला था, मंदी पहले भी आई है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा लीस्ट अफेक्टेड रहा था। और आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो इस समय की गवर्नमेंट है वो समझती है कि ये संकट कितना बड़ा है और इस संकट को किस तरीके से टैकल किया जाए। तो काफ़ी सारी आप देखते हैं एडवाइजरीज गवर्नमेंट की तरफ से आनी शुरू हो जाती हैं, या गवर्नमेंट आपको कहती है पैनिक में ना आए। और एक और चीज़ है भारत सरकार की कि वो चाहती है कि आप खुद सक्षम बने, इसीलिए नवाचार को बहुत आप देखें तो बढ़ावा मिलता है। महिलाओं द्वारा अपने बिजनेस को शुरू किया जाए, इस चीज़ को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा असर मंदी का नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अछूते रहेंगे,
लेकिन हाँ, उतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि आपको बहुत लंबा समय इससे निकलने में लगे। जितना कि विश्व पे पड़ेगा। जी। तो मैम आपके हिसाब से भारत की पावर क्या है? भारत की पावर है, उसके पास एक कुशल नेतृत्व है, उसके पास वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और भारत के पास ऐसा युवा है। हम विश्व की सबसे ज़्यादा जवान जो बच्चे कहेंगे, यंग पॉपुलेशन कहेंगे, वो हमारे पास हैं जो सच में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ सिलिकॉन वैली की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो यहाँ पे इतने अच्छे आपको नए नए फीचर्स बना के दे रहे हैं। आप ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, आप एआई पे काम कर रहे हैं, आप ब्रह्मोस यहाँ बना रहे हैं। पहले तो भारत डिफेंस भी इंपोर्ट करता था, लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहा है। आपके यहाँ से बासमती चावल तक एक्सपोर्ट होता है, जेम्स, ज्वेलरी सब एक्सपोर्ट होता है। सो मुझे लगता है कि भारत की पावर ये है कि भारत में जो युवा शक्ति है, अगर वो अपने कंफर्ट को छोड़ के और अपनी पुरानी जो जड़ें हैं उनके वैल्यूज़ को साथ में लेके, और जो इस समय नेतृत्व है उसके साथ कदम से कदम मिला के चले, तो भारत को कोई भी एक विकसित भारत का जो विजन देखा गया है 2047 बनने से नहीं रोक सकता है। एंड हमारे यहाँ क्योंकि एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है, हमारे परिवार जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस लोगों को कम होता है, हमारे पास एक बहुत अच्छा बैकअप होता है। हमारी जो माताएं हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में विश्वास करती हैं। हमारे पिता हैं, वो मार्गदर्शन हमेशा देना चाहते हैं, और जब एक सोसाइटी का फैब्रिक इस तरह का होता है तो वो सोसाइटी नो डाउट बहुत तेज़ी से विकसित होती है। और यही हम भारत में देख रहे हैं कि कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ पे खाद्यान्न का संकट होता था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, हरित क्रांति लाई थी। अब भारत में डेटा की जो क्रांति है, जो नवाचार की क्रांति है, जो बेटियों के पढ़ने की क्रांति है, इस तरह की जो शक्तियाँ चल रही हैं, मुझे लगता है कि समाज बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ट्रू। तो मैम आपका चाइल्डहुड और अपब्रिंगिंग मतलब किस तरह का माहौल था जो आप आर्मी बैकग्राउंड में आए? आशा, मैं एक सैनिक की बेटी हूँ, तो हम अलार्म से कम बिगुल से ज़्यादा होते हैं। और आपको सुबह ही इतनी ज़्यादा चहलकदमी कैंटोनमेंट में देखने को मिलती है। जो स्क्वाड्स हैं वो दौड़ रहे होते हैं, लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, तो वो बड़ा ही एक माहौल होता है जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको सुबह उठते ही देखने को मिलती है। तो जब आप इस तरह के माहौल में बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आप में वो लेजीनेस कभी नहीं आती है। एंड एवरीबडी इज़ डूइंग देयर थिंग्स ऑन टाइम, एवरीबडी इज़ परस्यूइंग समथिंग। सबकी ज़िंदगी में ना एक छोटा बड़ा कुछ लक्ष्य होता है और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हर कोई कर रहा होता है। अगर जो जेसीओ, एनसीओज और ऑफिसर्स हैं वो अपने काम पे जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो फैमिलीज़ भी कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। सो देर इज़ नेवर अ लल और डल मोमेंट, एंड देर इज़ सो मच ऑफ हार्मनी इन द कम्युनिटी। एवरीबडी इज़ देयर फॉर ईच वन। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही ये समझ में आ गया था, एक तो कम्युनिटी जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा, क्योंकि आप हर किसी को उस वर्दी में बचपन से देखते हैं, तो नेशन फर्स्ट वो आपके खून में बचपन से बहने लग जाता है। वाह, तो मतलब हाई एनर्जी होती है इस माहौल के अंदर पूरी। ओह डेफिनेटली, बहुत ही ऊर्जावान माहौल होता है। और ऊर्जावान से भी ज़्यादा सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बड़ा पॉजिटिव होता है। बिकॉज हर कोई जब अपने काम में व्यस्त है, अपना काम अच्छे से कर रहा है, देन आपकी जो एक दूसरे के सुख दुख में आप एक दूसरे के भागी हो, क्योंकि आपके परिवारों से आप बहुत दूर हो। जब आप इस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं तो आपके जो क्लोज रिश्तेदार हैं वो बहुत दूर हैं आपसे, और वो हर समय आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो इतनी अच्छी डेवलप होती हैं कि आपको लगता है कि यही परिवार है, और वो ज़िंदगी भर रहती हैं। मेरे फादर की डेथ को 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिलीज़ के साथ में हमारा आज भी वैसा रिश्ता है कि हमें लगता है शायद वही हमारा परिवार है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक आर्मी का मैं कहूँगी माहौल रहता है, जिसमें
I think we get weaved into a very beautiful fabric that is not just strong or beautiful, but that is vibrant with different cultures, ethnicities, and so much of trust and respect for each other. अमेजिंग मैम। तो मैम आपके फादर आर्मी में थे, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस भी रहा आपके? आशा, जब आप एक सैनिक की पुत्री होते हैं तो डिसिप्लिन घर का माहौल होता है और हर चीज़ बहुत कायदे में आपको करनी होती है। मुझे लगता है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ फादर हु इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज लाइफ गोल्स, हु इज़ डिसिप्लिन एंड हु इज़ हाईली मोटिवेटेड। तो जब आप सैनिक की बेटी होते हो तो एक तो वो देश दुनिया घूमे होते हैं, दूसरा वो लगातार पढ़ रहे होते हैं, तीसरा उनको जो लाइफ की समझ है, उनका जो विजन है वो बहुत वाइड होता है। तो जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हो तो आपका लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है बहुत बड़ा होता है कि आपका दायरा एक तो बढ़ जाता है, दूसरा क्योंकि वो इतनी जगह देख चुके होते हैं तो वो संकीर्णता में नहीं फंसते हैं। उनके लिए बेटे और बेटी का भेद बहुत कम होता है और मुझे ये कहते हुए बड़ा नाज होता है अपने फादर पे कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे बड़ा किया, तो उन्होंने न सिर्फ मुझे वैल्यूज़ दी, ग्राउंडेड भी रखा, पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। और क्योंकि मैं एक बहुत ही टिपिकल राजपूत फैमिली से थी तो मैंने आसपास देखा तो मुझे लगता था कि मुझे वो जीवन नहीं चाहिए, तो कभी मुझ पे ये जीवन थोपा नहीं गया। आई कुड ऑलवेज लिव बाय चॉइसेस। और एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी कि बेटा सच बोलो और कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लाइफ में लक्ष्य चुनने हैं और उन लक्ष्य को पाने के लिए आपको जुटना पड़ेगा। या तो आप अभी मज़े कर लो या अभी मेहनत कर लो और बाद में मज़े करना, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हार्ड वर्क, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपके अंदर इतना आ जाता है कि वो आपकी सेकंड स्किन होता है, फिर उसके अलावा आपको कुछ और दिखता नहीं है। आपको अगर आप डिसिप्लिन नहीं है या आपका रूटीन ख़राब हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके कोर्स से मैच नहीं करती हैं, तो आप शायद उनको नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस माई फादर हैज़ ऑन मी, एंड मैं जितना सीखती हूँ आज भी आई डेडिकेट इट टू माई फादर। वाओ। तो मैम जैसा आपने बोला कि मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि ये करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या तो अभी मज़े कर लो या अभी हार्ड वर्क करके लाइफ में आगे मज़े करना, मतलब अच्छी लाइफ जीना। तो जो बहुत छोटा बच्चा होता है 15-16 साल का, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का बिल्कुल भी, तो उसको नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है, तो वो चीज़ें मतलब आपने कैसे मतलब सर्च की कि मतलब मुझे ये करना चाहिए, फादर की बात सुननी चाहिए? क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो मोस्टली ये होता है यार मैं कुछ अलग करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स भी होते हैं, डिफरेंट हम माहौल में भी जाते हैं, तो किस तरह से आपने आपको फोकस रखा आपने? आशा, सबसे बड़ी चीज़ होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ट्रस्ट। अगर आपके बच्चे आपका आदर से ज़्यादा आप पे भरोसा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो माँ बाप कह रहे हैं वो सही है। देखिए, मैं जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे दिखाई देती है वो है गैप। एक पेरेंट्स, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, वो बच्चों को बहुत कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ में। उनका वैलिडेशन आता है कि जी उनके बच्चे ने, शर्मा जी के बच्चे ने ये कर लिया तो तुम्हें करना है। दैट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। सेकेंड, आपके बच्चे से अनड्यू एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप क्लास में 30वें नंबर पे आ रहे थे, आप क्लास में 25वें नंबर पे आ रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं आपका बच्चा स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आए। आई हैव सीन पेरेंट्स कि सुबह से शाम तक बच्चे का शेड्यूल होता है, सुबह ट्यूशन जाना है, दोपहर में ये करना है, शाम को स्केटिंग करनी है, फिर स्विमिंग जाना है। दे आर नॉट रोबोट्स। ट्रू। तो वो एक पेरेंट्स अनड्यू प्रेशर डालते हैं। उसके अलावा जो आप बच्चों को उनका कैरियर उनकी स्वेच्छा से नहीं चुनने देते, वो एक आप बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि जब तक आपका प्रोफेशन, आपका पैशन नहीं होता है तो आगे जाके वो बर्नट आउट करता है आपको। ट्रू ट्रू। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि जब बच्चे देखते हैं कि फैमिली में फ्रेगमेंटेशन है, माँ बाप के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं या वो एक बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अपने जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं वो आगे उनके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करते हैं। सो मोर देन चिल्ड्रन,
आई थिंक पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि घर में जो माहौल है, प्यार का माहौल हो, प्रोग्रेसिव माहौल हो, बच्चों को पढ़ने लिखने का आप ज्ञान दीजिए। मेरे बच्चे जब तक, मेरा बड़ा बेटा 10th में था, मैं रोज़ रात को उसको कहानियाँ सुनाती थी। एंड दैट हैज़ बीन अ रूटीन, बिकॉज मुझे पता था कि दिन में शायद मुझे उसके साथ बहुत टाइम नहीं मिलेगा, मैं खुद फौज में थी। लेकिन मैंने रात का 1 घंटा अपने बच्चों के लिए रखा था, वेयर आई वुड इंटरेक्ट विद देम। मैं उनके साथ उनके जीवन में दिन में क्या हो रहा है वो समझूं, उनके कोई दुख परेशानी है वो समझूं। दूसरा, वो दुनियादारी को किस तरीके से समझ रहे हैं वो मैं उनके लेंस से समझ पाऊँ। और एक और चीज़ थी जो हमने दादी नानी से सीखी थी कि आप बहुत सारे जो लेसन्स हैं वो कहानियों से पास कर सकते हो। आप डायरेक्टली अगर बच्चे को बोलोगे वो शायद नहीं समझेगा, लेकिन बच्चे देख के सीखते हैं। तो जब आप उनको दिखा रहे हो कि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप उनके साथ समय दे रहे हो, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हो, उनके सुख दुख के साथी बन जाते हो, वो भरोसा आता है। एंड देखिए, आप एक और चीज़ देखिए, तो जब यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं तो उनका जो माइंडसेट है वो चेंज होता है किस तरह की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि मोर्चे निकाले जा रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बच्चों को दी जा रही हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है यही समय है। सही तो बात है। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझ लें तो उनके बच्चे कभी भटकेंगे नहीं। वेरी ट्रू मैम। So it is important, be patient with your child, allow them to blossom and flourish, and उनका अपना जीवन यात्रा है। आप उनको वैल्यूज़ दीजिए, सही गलत की समझ दीजिए और अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए। आई थिंक योर चिल्ड्रन विल डू वंडर। ट्रू मैम। जैसा कि आपने मैम अभी बताया कि मतलब हम बच्चों को चूहा दौड़ में लगा देते हैं कि आपका उनका बेटा ये कर रहा है, उनकी बेटी ये कर रही है, तो आपको भी यही करना है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर इंडिविजुअल के अंदर एक अपनी अलग क्षमता होती है, तो उसकी अपनी खुद की क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमेशा आपने बोला कि पैशन के ऊपर काम करें, उसको किस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, और डेफिनेटली उनको सही एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेरेंट्स का ही कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। तो ये चीज़ आपने बहुत सही बोली मैम। तो मैम कहीं न कहीं एक फ़ीमेल का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसको अपने परिवार को भी देखना होता है, और जैसा कि आप आर्मी ऑफ़िसर हैं, ये भी एक देश के लिए बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो इस बैलेंस को कैसे बिठाते हैं आप? आशा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पावर एंड योर वीकनेसेस। जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने लग जाते हैं तो मुझे लगता है आप वो बैलेंस बिठा पाते हैं। और मुझे एक और चीज़ समझ में आती है कि अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो उसका मतलब होता है कि आप वीक नहीं हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाहते। देखिए, बहुत सारी जो बच्चियां हैं या औरतें हैं वो इसलिए गिव अप कर देती हैं कि वो शायद हेल्प मांगने में झिझकती हैं। तो अगर आपको कभी किसी की ज़रूरत होती है तो आप झिझके ना, मदद मांगें और तालमेल आपस में बिठाएं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज अ सिंगल मदर, और मेरे 2 शरारती लड़के थे। और जैसे भाइयों में हमेशा अक्सर होता है कि बदमाशियाँ चलती रहती थी, शरारतें चलती रहती थी। कितनी बार ऐसा होता था कि मेरे यहाँ पे इंस्पेक्शन है यूनिट में और वो चोट लगा देंगे और मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन जो मेरे घर में हेल्प थी, मैंने उनको इस तरीके से ट्रेन किया था कि कभी कोई इमरजेंसी है तो फटाफट से आपको कहाँ कहाँ फ़ोन करना है, हॉस्पिटल कहाँ लेके जाना है, किसको अप्रोच करना है। पड़ोस में मैंने इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स रखी थी कि दे यूज़ टू चेक ऑन माई चिल्ड्रन। अगर मैं कहीं बाहर जाती थी, कई बार 1-2 दिन के लिए जाना पड़ता था, टेम्प्रेरी ड्यूटी। सो एक कम्युनिटी अगर आप डेवलप करते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा, आपको इस सुपर वुमन वाले जो चक्रव्यूह है उसमें नहीं फंसना है। आपके 2 हाथ हैं। आप अगर माता दुर्गा की तरह देवी बनना चाहती हैं तो 3 लोग अपने लिए हायर कीजिए जो आपके एडिशनल 6 हाथ होंगे। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के साथ में स्पेशली आपको मदद चाहिए। यू कैन नॉट डू इट ऑल। सही बात है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं करना है तो जो चीज़ें आपके लिए कोई और कर सकता है, अगर आप उसको हायर करते, पहली बात आप देश सेवा कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी को एक एम्प्लॉयमेंट दिया है। दूसरा, आप अगर मेंटली फ्री हैं आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगी। ट्रू। एंड तीसरी बात यह है कि अगर आपके बच्चों के पास कोई होता है तो वो इमोशनली सिक्योर रहते हैं। सो इट इज़ अ विन विन। आप ऐसे लोग हायर कीजिए और उनको इतने प्रेम से रखिए कि वो आपके बच्चों को बहुत प्रेम से रखें। सो आई हैव ऑलवेज डन इट। मैंने हमेशा रिलेशनशिप्स में बहुत इन्वेस्ट किया है।
एंड दोनों मेरे बच्चे, अब तो मेरा बड़ा बेटा कॉलेज में है, ही इज़ एन अडल्ट, एंड छोटा बेटा मेरा टीनेजर है, बट दे आर मोस्ट वंडरफुल चिल्ड्रन आई कुड हैव एवर प्रेड एंड थॉट ऑफ। दोनों Wow. बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं। वेरी नाइस। सो आई थिंक विमेन कैन बैलेंस इट, उनको आता है। और औरतें बहुत कुछ करने में सक्षम होती हैं, प्रोवाइडेड दे थिंक कि वो कैसे कर सकती हैं। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताती हूँ। अगर आप सावित्रीबाई फुले की बात करें तो उनकी एजुकेशन जो है, शी वॉज अनएजुकेटेड, उनको पढ़ना था, उन्होंने पढ़ाई की और उनको, उनके पति को, ज्योतिबा फुले को, घर से निकाल दिया गया था। उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उन्होंने लोगों को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को पढ़ाया। वो घर से निकलती थी, लोग उन पर गोबर फेंक देते थे, वो एक साड़ी बैग में लेके जाती थी, उसको चेंज करके फिर लड़कियों को पढ़ाती थी। उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया जो उनके दोस्त का बच्चा था, उसको डॉक्टर बनाया। वाह। और डॉक्टर बनाने के बाद में जब भारत में महामारी फैली थी तो उस समय उनकी जान उन पेशेंट्स की सेवा करते हुए गई। तो ऐसा नहीं है, आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन्होंने कैसे ये स्ट्रगल किया होगा और एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसकी माँ बन के उसको डॉक्टर बनाना। वाह, सही तो बात है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ औरतों ने ये माइलस्टोन्स पहले अचीव कर रखे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। सही बात है, अब तो लाइफ बहुत इजी हो गई बहुत है। ईजी है लाइफ, इट्स मच बेटर, वी कैन डू इट, ट्रू। women must do it। मैम, आपने आर्मी को बदलते हुए देखा है, पहले और अब में क्या डिफरेंस है? आशा, जब हम आए थे तो हम सिर्फ 5 साल के लिए आए थे और कहीं ना कहीं आर्मी को लगा था कि शायद ये लोग चले जाएंगे, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ नहीं थी। लेकिन विमेन ऑफिसर्स ने हर जगह अपनी मेरिट को साबित किया, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और जब कलेक्टिवली इतनी सारी, जब विमेन ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम करके दिया तो हमें एक्सटेंशन मिला। लेकिन एक्सटेंशन के बाद भी सरकार हमको परमानेंट कमीशन देने को तैयार नहीं थी। ओके। तो उसके लिए हमने माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हम जीते। उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इसलिए परमानेंट कमीशन दिया गया। परमानेंट कमीशन मिलने के बाद में जो विमेन ऑफिसर्स हैं उनके लिए रास्ते खुल गए, अब वो कमांडिंग रोल्स में भी हैं और अब वो कारगिल जैसी दुर्गम जगह पे जाकर भी नेतृत्व कर रही हैं। बहुत सारी जो विमेन ऑफिसर्स हैं, इवन अब तो अग्निवीर भी हैं, वो ऑल विमेन कंटिंजेंट के साथ बाहर यूएन में सर्विस देती हैं। तो मुझे लगता है तब से अब की जो जर्नी है, ऑलमोस्ट 30 साल से अधिक समय हो गया है, वो बहुत फ्रूटफुल रही है, क्योंकि हमने हिम्मत नहीं हारी, हम डटे रहे, हमने अपने अधिकारों की मांग की। तो कहीं ना कहीं वो चेतना भी आई कि हाँ, ये जो विमेन ऑफिसर्स हैं ये केपेबल हैं। आपकी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं आया। अब तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में वुमेन आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी विमेन ऑफिसर्स हैं जो मुझे लगता है आगे कुछ और बड़ा करेंगी। समय लगेगा, लेकिन चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले जो एक माइंडसेट को चेंज करने, स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाली बात थी, वो हम तोड़ चुके थे। अब उससे आगे आपको अपने कॉम्पिटेंस को साबित करना है। तो अब जो ये विमेन ऑफिसर्स हैं अपने कॉम्पिटेंस को साबित कर रही हैं और बहुत बहुत सुंदर काम देश के लिए कर रही हैं। अमेजिंग। तो मैम, क्या महिलाएं युद्ध में जाती हैं? आपने किसी युद्ध में पार्टिसिपेट किया है क्या? बिल्कुल, महिलाएं, देखिए फौज में क्या होता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है, जिस डेजिग्नेशन पे आप हैं, उस डेजिग्नेशन के हिसाब से तय किया जाता है कि आप कहाँ जाएंगे। अगर देश में युद्ध की स्थिति है तो हर एक ऑफिसर और जेसीओ एनसीओ उसमें जाता है। अगर मेरी बात करें तो मैंने कारगिल के युद्ध में अपनी यूनिट के साथ मूव किया था। हम लोग मोर्चे पे 1-on-1 लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली जो हमारा काम था लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने का, उसके लिए हमने जी तोड़ मेहनत की थी और दिन रात एक किया था। क्योंकि जब देश में युद्ध की स्थिति होती है तो ये आपका धर्म है। आप जब वो वर्दी पहन लेते हैं तो आप 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का वजन ढो रहे होते हैं और उस वजन
के आगे आपका अपना कंफर्ट मैटर नहीं करता है। और वीरता और शौर्य का मतलब सिर्फ बैटल पे लड़ना नहीं होता है। देखिए, अगर सैनिक वहाँ खड़ा है, बूट्स ऑन ग्राउंड है, उसको रसद टाइम से मिलनी चाहिए, उसके वेपन्स टाइम से उसको मिलने चाहिए, उसकी इवैक्यूएशन अगर वो जख्मी हुआ है तो होनी चाहिए, उसकी मेडिकल केयर। तो आर्मी के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसमें महिलाएं अपनी सेवा देती हैं और बराबर युद्ध स्तर पे लगी होती हैं। अगर आप मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें तो वो इवैक्यूएशन का काम फील्ड ऑफिस हॉस्पिटल्स के साथ कर रही होती हैं। और इसके अलावा अभी आप देखें तो कारगिल का युद्ध देखिए 1999 में हुआ था। अब की अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो अब के और तब के युद्ध में बहुत फर्क है। अब युद्ध एआई से, ड्रोन से लड़ा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि कमांड सेंटर्स में बैठ के किस तरीके से जो विमेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ में टारगेट ढूंढे हैं, वहाँ पे बताया है पिन पॉइंट लोकेशंस। और आपने सोफिया कुरैशी को देखा होगा, आपने व्योमिका सिंह को देखा होगा। तो ऐसी जो ऑफिसर्स हैं, भले ही वो बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो, लेकिन इनका जो समर्पण है देश के लिए और जिस तरीके से ये अपना कंट्रीब्यूशन उस युद्ध में दे रही हैं, मुझे लगता है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। मतलब काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ भी है, और आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ट्रू मैम। मैम, आज के टाइम में डिफेंस फोर्सेस में विमेंस के लिए किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं? देखिए, जब पहले हम आए थे तो उस समय जैसा मैंने कहा 5 साल के लिए आए थे, लेकिन अब परमानेंट कमीशन हो गया है। परमानेंट कमीशन होने का मतलब ये है कि जहाँ तक एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक के रैंक पे पहुँच सकता है, तो ये जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वहाँ तक पहुँच सकती हैं। दूसरा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि फ़ौज में आने से पहले भी बच्चियाँ तैयार हों, तो उन्होंने सैनिक स्कूल, एनडीए और बहुत सारी ऐसी एंट्रीज़ ओपन की हैं जहाँ से बहुत पहले से बच्चियाँ तैयार हो जाती हैं। एंड कॉम्पिटेंस की वजह से अगर ये महिलाएं, जो मैं अभी देख रही हूँ, मेरा बहुत इंटरेक्शन होता है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास हैं ये। दे आर सो क्लियर अबाउट देयर गोल्स, उनको पता है उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। एंड वो मातृत्व को और प्रोफेशन को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानती हैं। आई थिंक जब देश में आपको तरक्की चाहिए तो आपकी 50% जो महिलाएं हैं, 50% मतलब 100%, अगर आप देश की आबादी लें तो 50% आप मेन कहेंगे, 50% आप विमेन कहेंगे। हाँ। तो अगर ये 50% महिलाएं भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं तो आपका देश वो 2047 का विकसित भारत बहुत जल्दी बन जाएगा। मोर ओवर, जब मदर पावरफुल होती है, जब वो खुद साक्षात दुर्गा का रूप होती है, तो उसके बच्चे भी उतने फियर्स होते हैं, उतना ही वो देश के लिए जज्बा लेके आते हैं। देखिए, जिस घर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अगर देश के लिए समर्पित हैं, तो उस घर का आप माहौल समझ सकते हैं कि वहाँ पर देश प्रेम वो रोज की बात है, रूटीन की बात है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल माई सिस्टर्स हु आर वेयरिंग यूनिफॉर्म। एंड मोर ओवर, उनको देख के जब आप स्क्रीन पे भी देखते हैं तो आपको ये नहीं लगता किसी और की बेटी, आपको लगता है यार हमारे में से एक है। तो ये भारतीय डिफेंस फोर्सेस वाली जो महिलाएं हैं, हम सबका गौरव हैं और इतने अच्छे काम कर रहे हैं। जब आप तानिया शेरगिल को देखते हैं कर्तव्य पथ पे, जब आप देखते हैं कि 2 नेवल ऑफिसर्स अराउंड द वर्ल्ड का चक्कर करके आ रही हैं, फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन्होंने न सिर्फ ग्लास सीलिंग्स और स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया है, बल्कि इन्होंने ये साबित किया है कि एक स्त्री आपकी उन सीमाओं को नहीं मानती है जो आप अपने मन में सोचते हैं। वो अपनी सीमाएं निर्धारित करना जानती है और वो अपना आकाश भी चुनना जानती है। इन्होंने अपने लिए विस्तृत आकाश को चुना है और मुझे इन सब पे बहुत गर्व है। अमेजिंग मैम। तो मैम, जैसे आपने बोला कि एनडीए सैनिक स्कूल में पहले गर्ल्स नहीं होती थी, सिर्फ मेंस या बॉयज़ होते थे, तो अभी ये कल्चर चेंज हुआ है। तो भारत सरकार को ऐसा क्या फील हुआ कि हमारी विमेन भी स्ट्रांग है, तो क्या मतलब क्या चेंजेस आए? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले
अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने एक ऑक्सिलरी फोर्स बनाई थी जो ऑल वुमेन फोर्स थी और वो गुरिल्ला वॉरफेयर करती थी। लेकिन जब पार्टीशन के बाद में रेगुलर ब्रिटिश फोर्सेस की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि पुरुष सारे लड़ने चले गए थे और महिलाओं ने स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ का मोर्चा संभाला था। तो कहीं ना कहीं जब हम उनसे आज़ाद हुए उस समय उनको लगा कि ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ ओके, दिस इज़ ओके, दैट इज़ ओके, फौज भी बांटी गई थी, तब ये कोई चेतना नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी के बाद औरतों ने अपने मुकाम हासिल करने शुरू किए तो उन्होंने मांग भी शुरू की। तो बहुत सारे विमेन फ्रंट से ये मांग उठ रही थी कि सेनाओं में महिलाओं को मौका दिया जाना चाहिए। 1991 में उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जब हम फौज में आए तो सरकार सिर्फ टेस्ट कर रही थी। देखिए, एक पूरे सिस्टम में जब आपको अमूलचूल परिवर्तन करने होते हैं तो आपको उसको एक टाइम देना होता है कि क्या आपके निर्णय सही हैं, क्या ये रुक पाएंगी, हाँ, ये काम करेगा नहीं करेगा, हाँ, वर्क करेगा। और शायद जब उन्होंने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के रूप में देखा तो हम जैसे जो महिलाएं फौज में आई थी वो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात थी कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रखी थी उसमें था फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, यानी कि जो आ रही थी वो क्रीम आ रही थी, बुद्धि तो थी। सही बात है। सो ज्ञान बुद्धि विवेक तो था ही। आर्मी में जब आप एक बार आ जाते हैं तो आर्मी आप में शौर्य डाल देती है, आप में अडेप्टेबिलिटी डाल देती है, आप में निर्णय लेने की क्षमता डाल देती है। आपको एक्चुअली जो लीडर है ना वो आर्मी बनाती है। सो आर्मी ने जब इन सबको टेस्ट किया इंक्लूडिंग मी, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं इनमें मेरिट तो है। और उस हिसाब से फिर धीरे 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 5 से 10 साल हुआ, 10 से 14 साल हुआ, 14 साल से फिर वो परमानेंट कमीशन आया। अब परमानेंट कमीशन आने के बाद में जिस तरह से बच्चियों में उत्साह देखती हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जाती हूँ बहुत सारे सवाल होते हैं। एयरफोर्स में आना चाहती हैं, नेवी में आना चाहती हैं, होम गार्ड्स, पुलिस, जो भी वर्दी है, वर्दी का अपना एक गौरव है। और मैं तो कहती हूँ हर महिला को अगर वो स्वयं फौज में नहीं आ पाई है तो अपनी बच्चियों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिस्टम को बदलना है तो आपका उस सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए पॉलिसी कौन बना रहा है? पुरुष। आपकी संसद में भी 33% रिजर्वेशन है। तो जब तक आप पॉलिसी मेकिंग में नहीं घुसेंगी आपके लिए कोई और डिसीजंस लेगा और वो डिसीजंस शायद आपको पसंद ना आए। तो ज़रूरी ये है कि आप खुद उस सिस्टम का पार्ट बनिए, अपने विचार रखिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और उनको मौका दीजिए कि जो सारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए उचित है उस तरह की पॉलिसीज़ आएँ। और आपके आने से सबसे अच्छी बात जो होगी, जो पुरुष हैं जब आप उनके साथ काम करती हैं वो कहीं ना कहीं आपको डील करना सीख जाते हैं। एंड आर्मी जैसे प्रोफेशन में देयर इज सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। एक भारतीय सैनिक जब पाकिस्तानी सेना शवों को लेने से मना कर देती है वो उनका भी अंतिम संस्कार करते हैं, तो उनका जो ऑनर है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो अलाइव है। तो ऐसे सैनिकों के साथ में, ऐसे ऑफिसर्स के साथ में अगर आप काम कर रही हैं तो आप सेफ एनवायरनमेंट में हैं, आप पूरे देश का भार उठा के चल रही हैं और हर किसी को आप पे गर्व होता है। सो मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत बढ़ चढ़ के यूनिफॉर्म वाली नौकरी तो पक्का करनी चाहिए। तो मैम आपने आर्मी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया और अब आप सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। मुझे लगता है कि आपका एक दायित्व होता है कि आपने समाज से जो आज तक लिया है उसको आपको लौटाना चाहिए। एक भगत सिंह का मैं इंसिडेंट आपको बताती हूँ जिसमें उनको फांसी होने वाली थी और 2 दिन पहले उनके भाई उनसे मिलने गए। तो भगत सिंह अपनी कोठरी में दंड बैठक कर रहे थे, तो उनके भाई ने उनसे पूछा कि भगत सिंह 2 दिन बाद फांसी हो रही है, क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा कि आप कभी भगवान पे मुरझाए हुए फूल चढ़ाते हो? तो उनके भाई ने कहा नहीं, कि जब मैं उस ईश्वर से मिलूँगा तो ये शरीर मेरा उतना पावन होना चाहिए कि मैं उसको ईश्वर को अर्पित कर पाऊँ। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इतने ऊर्जावान रहें कि आपके होने से समाज को कुछ फ़र्क
पढ़ना चाहिए। जब मैं बच्चियों से मिलती हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं जिनके सामाजिक परिवेश हैं या जो परिवार हैं वो अभी भी उन रूढ़िवादी मानसिकता को लेके चलते हैं, जिसमें बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मैं मार्गदर्शन दूँ। महिलाओं को भी मैं ये बताती हूँ कि ठीक है, आप अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाए, इट इज़ ओके, लेकिन जब आप अपनी बच्चियों को कैपेबल बना सकते हैं तो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और स्पेशली आज के ज़माने में जब महंगाई बढ़ रही है और दोनों फैमिली मेंबर्स कमाते हैं, मोर ओवर देश की जो इकोनॉमी है वो तभी प्रोग्रेस करेगी जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं पुरुषों की बराबरी करूं। एम्पावरमेंट का मतलब है कि मेरे अंदर की जो क्षमता है, मेरी जो कैपेबिलिटी है, वो उसके अल्टीमेट पॉइंट तक यूज़ होनी चाहिए, और न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस समाज के लिए। और यही चीज़ आपको बच्चों को और उनके परिवारों को बतानी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, क्षमता है, लेकिन हम सबको बार बार एक अलार्म की ज़रूरत पड़ती है, एक वेकअप कॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा इंटरेक्शन इस दिशा में काम करने का है। मेरी अपनी एक कंपनी भी है, HP सॉफ्ट स्किल्स, जहाँ पे मैं सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग देती हूँ। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि जितना भी मेरा इंटरेक्शन रहे वो इस दिशा में रहे कि जो जेंडर गैप है वो कम हो। आप ऐसे बच्चे रेज करें जो आपके लड़के हैं, वो महिलाओं का सम्मान करें और ये समझें कि ये भी उस रिस्पेक्ट के हकदार हैं जो अपनी कैपेबिलिटी पे वो पा सकती हैं। जब परिवार आपका अच्छा होता है, वहाँ अच्छा माहौल होता है, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर पाता है। ट्रू। लड़कियां कैपेबल हो गई हैं, लेकिन क्या लड़के उन कैपेबल लड़कियों को हैंडल करने के कैपेबल हुए हैं? दैट इज द क्वेश्चन। वेरी ट्रू। तो जब आप इंटरेक्शन में ये सब चीज़ें लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके भीतर भी उस सवाल को डालते हैं जो शायद हमारे समाज को बदलने के लिए ज़रूरी है। तो मेरा छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो उस दिशा में भी है। अमेजिंग मैम, हैट्स ऑफ यू मैम। तो मैम आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल रही है, तो इतना सब अचीव करने के बाद कैसा फील होता है आपको? मुझे लगता है अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी हैं, बहुत सारे दायित्व हैं जो पूरे करने हैं। और एक छोटी सी 2 पंक्तियां मैं कहूँगी। चहूँ दिशाओं से शुभ सुंदर, नूतन भाव भरे नित अंतर, पूर्ण धरा बन जाए स्वर्ग ये, तेरे यत्नों से कर्मा कर। कि चारों दिशाओं से भी शुभ सुंदर आप अपने मन में रोज नए विचार भरें और ऐसे काम करें कि जो धरती है वो स्वर्ग की तरह सुंदर बन जाए। तो मुझे लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं बाकी सबके साथ मिलकर इस तरह का कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ और उनके अंदर भी ये भाव भर पाऊँ, जिससे कि वो ऐसा काम करे कि हमारी सोसाइटी लड़कियों के और लड़कों दोनों के लिए सेफ हो। और सक्सेस के मायने मुझे लगता है हर किसी के लिए अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत बड़ी सक्सेस होता है, किसी के लिए जो पर्दे में रहती है उनके लिए शायद घर की 4 दीवारी को लांघ कर जा पाना बाहर वो सक्सेस होता है। किसी बुजुर्ग आदमी से पूछेंगे तो वो बिना छड़ी के अगर चल पा रहा है तो उसके लिए सक्सेस अलग है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि जो मैं जीवन में करना चाहती थी, जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैंने बचपन में ख्वाब बुने थे, उनको क्या मैं पूरा कर पाई हूँ? यस, मैं पूरा कर पाई हूँ। अब जो मेरे लिए सक्सेस होगी वो ये होगी कि अगर मुझे देखकर कुछ और लोग अपने जीवन में जो उनका पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर कर पाएं और एक्सप्लोर करके ना सिर्फ अपनी जर्नी को बल्कि आसपास की जर्नी को भी अच्छा बना पाएं, तो मुझे लगता है आई विल गो आउट वेरी हैप्पीली। और मैं कई बार एक और चीज़ बताती हूँ लोगों को, जो मैंने महारानी अहिल्याबाई होलकर से सीखी है। उनकी मैंने बहुत जीवनी पढ़ी, उसमें सबसे सुंदर बात थी कि जब उनके पति का, उनके ससुर का, उनके बेटे का, तीनों का निधन हो गया,
उनके पास शायद कुछ नहीं था। वो चाहती तो संन्यास ले सकती थी, उस समय की रीति ऐसी थी, लेकिन उन्होंने देश को चुना, अपने राज्य को चुना। उस समय जब वो इंदौर की रानी थी तो एक पास के पड़ोसी राज्य के जो राजा थे राव, उन्होंने उन पे हमला करने का निर्णय लिया और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उनको एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, राव, मैं एक निर्बल अबला नारी हूँ जिसका ना पति है, ना बच्चा है, ना ससुर है। अगर तुम मुझ पे चढ़ाई करते हो, मेरे राज्य को अगर हड़पने आते हो, तो मैं अगर हार भी गई तो मुझे कोई अपयश नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुमको जीवन भर कहीं मुंह दिखाने को नहीं मिलेगा। तो ये मुझे चीज़ क्यों अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं औरत में इतनी बुद्धि और युक्ति होती है कि वो बड़ी बड़ी डिप्लोमेसी को फेल कर सकती है। ट्रू। और वो हम सब में आनी चाहिए। उन्होंने उस समय मंदिर, धर्मशालाएं, रोड्स, सब कुछ बनवाया। तो अगर कोई चाहे कि वो समाज में कंट्रीब्यूशन करना चाहता है सब कुछ खोने के बाद भी, तो वो कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है। और मुझे लगता है यही सक्सेस है कि आप, समाज आपको क्या दे पा रहा है या जीवन ने आपको क्या दिया, उसकी तुलना ना करते हुए आप क्या दे पा रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अमेजिंग मैम। मैम, आप यूथ को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल आशा, मुझे लगता है कि वही है जो इस देश का भविष्य है और भविष्य में इन्वेस्ट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये ज़रूरी है कि यूथ को एक चीज़ गांठ बांध लेनी चाहिए कि परिश्रम का, डिसिप्लिन का और आपके लक्ष्य पे पहुंचने का जो जिम्मेदारी है वो आप ही की है। आपके लिए कोई और पढ़ाई नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स आपको अच्छे स्कूल भेज सकते हैं लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। आपको अच्छे जिम में भेज सकते हैं लेकिन बॉडी आपको बनानी पड़ेगी। आपका करियर उतना ही आगे तक जाएगा जितना आप मेहनत करेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। देयर इज नो ग्रोथ इन योर कंफर्ट जोन। और जिस दिन आप ये चीज़ समझ लेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस और आप एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी अपनी स्वयं की निर्धारित करेंगे और ब्लेम गेम नहीं करेंगे, आई थिंक उस दिन से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने लग जाएगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य बड़े रखें, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के रास्ते जो हैं वो छोटे छोटे रखें और निरंतर चलते रहें, बिना थके, बिना रुके। आपके लिए एक आसमान जो लोगों ने चुना है, अब तो मंगल भी खुल गया है, चांद भी खुल गया है, तो आपको अब कहीं नई दिशा में हम सब को लेके जाना है। और मुझे अपने इस आने वाले भविष्य से बहुत उम्मीदें हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट इन देयर लाइफ। थैंक यू। तो मैम, आपने बहुत देर तक हमारे साथ कॉन्वर्सेशन की, तो आपको क्या फील हुआ, हमें और किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है जिससे हम लाइफ में और अच्छा करें? आशा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ को समझना होता है कि देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आज हम जो हैं, हमें कल वहाँ नहीं होना है, हमें उससे बेटर बनना है। तो जिस दिन आप ये मान लेंगी कि आज आपने जो पॉडकास्ट की है वो बेस्ट है, तो शायद कल आप कम होमवर्क करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप कल और बेहतर पॉडकास्ट करें। इसके लिए अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से समझें, उनके बैकग्राउंड को समझें, और जब भी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ पे फोकस करें कि आपका गेस्ट आपको कितना बेस्ट दे सकता है, वो आप निकलवा लें। वाह। तो मैम, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेटिंग था। अमेजिंग जर्नी आपकी थी, बहुत मज़ा आया मैम, और आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।